हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी दासी कहानी पे ही चर्चा की है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम दासी कहानी को और आगे ले चलते हैं। इसके पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालेंगे। दासी कहानी दासत्व प्रथा पर आधारित है, एक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें फिरोज़ा और इरावती दो दासियां हैं। बलराज इरावती का प्रेमी है और वो इरावती को खोजते हुए गजनी से भारत आता है और फिरोज़ा अपने प्रेमी अहमद नियाज़ुद्दीन से मिलने आती है। बनारस की गलियों में घूमते हुए अहमद और बलराज की मुलाकात होती है और व्यापारियों से कुछ बकझक होने के कारण तुर्कों की तलवार निकल जाती है और उसी बीच में जब वो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, इरावती अचानक से सामने आ जाती है। बलराज इरावती को देख करके नियाज़ुद्दीन को तलवार रोक देने के लिए कहता है और इसके साथ ही जब वो बलराज को बताता है कि यही इरावती है, जब वो अहमद को बताता है कि यही इरावती है, तो अहमद अपने इरादे से मुकर जाता है और फिर फिरोज़ा, बलराज, अहमद नियाज़ुद्दीन इरावती को लेकर के अपने पड़ाव पर पहुंचते हैं। पड़ाव पर पहुंचने के बाद चंद्रभागा नदी का तट है। वहां पर फिरोज़ा इरावती को बलराज के बारे में बहुत कुछ समझाना चाहती है, लेकिन इरावती उसकी बात से इनकार करती है और इस इनकार के क्रम में जब उसे बार बार फिरोज़ा समझाती है तो वो क्या कहती है, ये इस कहानी के आगे के क्रम में है। इरावती कहती है, मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है उसे मैं अपना मित्र नहीं जान सकती फिरोज़ा। मैं तो देखूंगी कि मेरे दुख को कितना कम कर सका है। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड़ जाता है, केवल अपने अभिमान और आकांक्षा की तुष्टि के लिए, मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, जो मेरी परिस्थिति में साथी नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है फिर अपने प्रेम का दान करना चाहता है, वह मुझसे हृदय मांगे। इससे बढ़कर धृष्टता और क्या होगी। इरावती अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए फिरोज़ा से कहती है कि मेरे दुख में दुखी होने के लिए बलराज आया, वो मेरा मित्र कैसे हो सकता है। उसने मेरे दुख को तो कम नहीं किया, मुझे दुख सहने के लिए वो छोड़कर यहाँ से चला गया, केवल अपने अभिमान और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। मेरे दुख में हाथ बटाने का उसे साहस नहीं हुआ, वो यहाँ मुझे अकेला छोड़ के चला गया। मेरी विपरीत परिस्थितियों में वो साथी नहीं रहा और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पहले वो अमीर बनना चाहता था, इसलिए उसने प्रेम का दान कर दिया और अब आज इस स्थिति में वह मुझसे मेरा हृदय मांगे। इससे बड़ी धृष्टता अर्थात इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन की कोमलता छीन ली है। फिरोज़ा इस पर जवाब देती है कि मैं तुम्हारी बहुत सी बातें तो नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे हृदय की जो कोमलता है अर्थात तुम्हारा हृदय पाषाण पत्थर की तरह हो चुका है और तुम कोई भी बात समझने को तैयार नहीं हो। फिरोज़ा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमने मेरे प्राण बचाए किंतु हृदय नहीं बचा सकी, हम उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी। और वो फिरोज़ा से कहती है कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं लेकिन मेरा हृदय नहीं बचा सकती। मेरे हृदय क्योंकि इरावती के हृदय में बलराज के प्रति कोई विशेष संवेदना नहीं रह गई थी, क्योंकि बलराज उसे बहुत बुरी परिस्थिति में छोड़ करके गजनी चला गया था। उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी और बलराज को अपनी खोज खबर स्वयं लेनी पड़ेगी। तुम चाहे जो मुझसे कह लो, मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आंखों से तो नहीं गिरना चाहिए। और इरावती फिरोज़ा से कहती है कि आदमी दूसरों की नज़र में तो कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता, पूरा व्यक्तित्व तो नहीं उभर के सामने आ सकता, लेकिन कभी अपनी नज़र से नहीं गिरना चाहिए और बलराज ने यही कार्य किया है। फिरोज़ा ने संदेह से पीछे की ओर देखा और फिरोज़ा को लगा, ऐसा कुछ महसूस हुआ, इसलिए उसने शंकालु दृष्टि से जब पीछे की ओर देखा तो बलराज वृक्ष की आड़ से निकल कर आया। उसने फिरोज़ा से कहा कि मैं गजनी के किनारे मरना चाहता था,
तो क्या भूल कर रहा था, अच्छा जाता हूँ। इरावती सोच रही थी कि अब भी कुछ बोलूं। फिरोजा सोच रही थी, दोनों को मरने से बचाकर कहीं ऐसा तो मैंने नहीं किया कि मैंने कोई बुरा काम किया। अर्थात बलराज ने जब इरावती के द्वारा अपने इरावती के मन में अपने लिए जो भावनाएं देखी, उससे बलराज बहुत आहत हो गया और वह फिरोजा से कहा कि इसीलिए तो मैं मरना चाहता था। इरावती कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिरोजा सोच रही थी कि क्या मैंने दोनों को बचा करके कोई बुरा कार्य तो नहीं किया। बलराज की ओर किसी ने ना देखा, वह चला गया। रावी की नदी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियाज़ुद्दीन पंजाब के सेनानी का आवास है। उस महल के चारों ओर वृक्षों की दूर तक फैली हुई हरियाली है, जिसमें शिविरों की श्रेणी में तुर्क सैनिकों का निवास है। और वहीं रावी नदी के किनारे अहमद नियाज़ुद्दीन, जो पंजाब का सेनानी है, जो पंजाब पे शासन करता है, उसका रहने का स्थान है। और वह स्थान अत्यंत प्राकृतिक सुंदरता के साथ सजा हुआ है। बसंत की चांदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता से महल के दीवारों और गुंबदों तथा वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही थी, अब जैसे सोना चाहती। चांदनी रात हो चुकी है, बसंत का ऋतु है और रात अपनी मस्त तरीके से अपने प्रकाश में महल के मीनार मतलब शिखर, महल के शिखर और गुंबदों तथा वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही है। और उसकी परछाई, वृक्षों की परछाई पड़ रही है उन मीनार और गोलाकार गुंबदों पे। चंद्रमा पश्चिम में धीरे धीरे झुक रहा था। रावी की ओर एक संगमरमर की दालान में खाली सेज बिछी हुई थी। दालान मतलब बरामदा। जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे थे। दालान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी का प्रवाह देखते देखते सोने लगी और उसी बरामदे के सीढ़ियों पर बैठी हुई इरावती रावी नदी के बहते हुए प्रवाह को देख रही थी। उस महल की जैसे सजावट गुलाबी पत्थर की अचल प्रतिमा हो, और जैसे लग रहा था उस महल की सजावट में वो भी एक गुलाबी पत्थर के प्रतिमा के समान दिख रही थी। शयन कक्ष की सेवा का भार आज उसी पर था। वह अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते सो गए थे। अहमद के शयन कक्ष की पूरी जिम्मेदारी आज इरावती के ऊपर थी। उसने पूरी तैयारी कर दी थी और वहीं पर अहमद का इंतजार करते करते सो गई थी। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था। सुल्तान के रोज़ का समाचार उसे मिल चुका था। वह फिरोजा से छिपाकर अपने अंतरंग साथियों से जिन पर उसे विश्वास था, निस्तब्ध रात्रि में मंत्रणा किया करता। अहमद अपनी एक अलग योजना बना रहा था और वो फिरोजा से इस बात को छिपाना चाहता था। इसलिए आधी रात को छिप करके वो एक गुप्त स्थान पर अपने सेनाओं के साथ मंत्रणा अर्थात योजनाएं बनाता था। पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की अभिलाषा उसके मन में जग गई। वो अपना एक अलग शासन बनाना चाहता था। फिरोजा ने उसे मना किया था, किंतु एक साधारण तुर्कदासी के विचार राजकीय कामों में कितने मूल्य के हैं, उसे अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि से परखा। और वो इतना महत्वाकांक्षी था कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। फिरोजा कुछ तो रूठी और कुछ उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो बंद कमरे में जाकर सो गई। अनेक दासियों के रहते हुए आज इरावती को भी यहाँ ठहरने के लिए उसने कह दिया। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दालान के पास आया। उसने देखा एक वेदना विमंडित सुप्त सौंदर्य, और जब अहमद लौटा तो सीढ़ियों पर उसने वेदना मतलब दुख से भरा हुआ एक सोया हुआ सौंदर्य देखा, और वो सौंदर्य था इरावती का। वह और समीप आया। गुंबद के बगल से चंद्रमा की किरणें ठीक इरावती के मुख पर पड़ रही थी। गुंबद जो मीनार था, गोल शिखर था, उसके बगल से चंद्रमा की किरणें, चांदनी रात की किरणें इरावती के मुख पर पड़ रही थी। अहमद ने वारुणी विलसित नेत्रों से देखा और अहमद के अंदर में पशुता नाच गई। उसने उस नेत्रों से उस रूप माधुरी को, उस सौंदर्य को देखा जिसमें स्वाभाविकता थी, बनावट नहीं, तरावट थी, प्रमाद की गर्मी नहीं। और उसे वह सौंदर्य बहुत ही वो लगा जिसमें प्रमाद नहीं था, तरावट थी। एक बार सशंक दृष्टि से, एक बार शंकालु दृष्टि से उसने चारों ओर देखा और इरावती का हाथ पकड़कर हिलाया। वह चौंक उठी। उसने देखा सामने अहमद। इरावती खड़ी होकर अपना वस्त्र संभालने लगी। अहमद ने संकोच और बड़ी ढिठाई से कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो इरा? थक गई थी, कहिए क्या लाऊं? क्योंकि शयन कक्ष का भार उसके ऊपर था।
थोड़ा शिराजी कहते हुए पलंग पर जाकर बैठ गया और इरावती का स्फटिक पात्र में शिराजी उड़ेलना देखने लगा। और स्फटिक का पात्र था, स्फटिक का बर्तन था, उसमें इरावती जो है वो शिराजी शराब उड़ेल रही थी। ईरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया तो अहमद ने सतृष्ट नेत्रों से उसकी ओर देखकर पूछा, फिरोजा कहाँ है? तृष्णा भरी, भूख भरी नजरों से उसने इरावती की ओर देखा और कहा, फिरोजा कहाँ है? सिर में दर्द है, भीतर सो रही है। अहमद की आंखों में पशुता नाच उठी। शरीर में एक सनसनी का अनुभव करते हुए उसने इरावती का हाथ पकड़ कहा, बैठो न ईरा, तुम थक गई हो। आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूँ। फिरोजा के हाथ बिक गया हूँ क्या इरावती? आह, तुम आ। इरावती हाथ छुड़ाकर हटने वाली थी कि सामने फिरोजा खड़ी थी। उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला थी और फिरोजा ने अहमद को इस परिस्थिति में देख लिया और उसके आंखों में तीव्र ज्वाला अर्थात बहुत तेज क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं बिकी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाथ क्यों बिकने लगे? मैं तो बिक गई हूँ, लेकिन तुम मेरे हाथ क्यों बिकोगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसलिए मैं जाती हूँ। और वो अहमद से कहती है कि तुमने राज तिलक को अभी मेरा मूल्य नहीं दिया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अहमद हत बुद्धि, निष्प्रभ और फिरोजा चली। अहमद अचंभित हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं सूझता है, निस्तब्ध हो जाता है और फिरोजा वहाँ से चली जाती है। इरावती गिड़गिड़ा कहती है, बहन फिरोजा, मुझे भी ले चलो। फिरोजा ने घूमकर एक बार स्थिर दृष्टि से इरावती की ओर देखा और कहा, तो चलो। दोनों हाथ पकड़कर सीढ़ी से उतर आती है। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया है, तब से चंद्रभागा तट के जाटों में एक नई लहर आई। चंद्रभागा तट पे जाटों का समूह है और बलराज चूंकि एक जाट युवक है, तो जाटों में भी एक नई लहर आई है कि हमारा एक बहुत वीर पुरुष लौट आया है। बलराज ने अपने सजातीय लोगों को पराधीनता से मुक्त होने का संदेश सुनाकर उन्हें सुल्तान सरकार का अबाध्य बना दिया और बलराज ने भी अपनी जाति के लोगों को पराधीनता अर्थात गुलामी से मुक्त कराने का संदेश सुनाया। उद्दंड जाटों को अपने वश में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के कर्मचारियों के लिए भी अब बहुत कठिन हो रहा था। उधर फिरोजा के जाते ही अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा। जो उसके अंदर कुछ कोमल भावनाएं थी वो भी वो खो बैठा। एक बार उसके पास मसूद के उसका समाचार आते, दूसरी ओर जाटों की हलचल से खजाना भी नहीं ले सकता था। वह झुंझला गया। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार ही नष्ट करने का निश्चय किया और अपनी दृढ़ चिन्ना के साथ वह जाटों के घेरे की ओर बढ़ने लगा, किंतु इसके हृदय में दूसरी तरफ यह बात मालूम थी कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है, उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन्न भिन्न कर देने। उसने अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया। अंतरंग साथी अर्थात जो उसके बहुत गुप्त मित्र थे, जिनसे वो हृदय की बातें करता था, साथियों के सम्मत हुई यदि विद्रोही जाटों को इस समय मिला लिया जाए तो गजनी से पंजाब अलग हो सकता है। और उसने यही योजना बनाई कि वह जाटों को अपनी ओर मिला ले, इससे गजनी से आज पंजाब अलग हो जाएगा। और इस चढ़ाई में दोनों मतलब थे, एक तरफ तो उसे पंजाब का शासन मिल जाएगा और दूसरी तरफ से जाट भी उसकी तरफ हो जाएंगे। घने जंगल का आरंभ था। वृक्षों के हरे अंचल की छाया में थकी हुई दो युवतियां उनकी जड़ों पर सिर धरे हुए लेटी थी। ये कौन थी? फिरोजा और इरावती। पथरीले टीलों पर पड़ती हुई घोड़ों के टापों के शब्द उन्हें चौंका दिया। वे भी उठकर बैठ भी नहीं पाए कि उनके सामने अश्वारोहियों का एक झुंड आया, घुड़सवारों का एक झुंड आ गया। भयानक भालों की नोक सीधी किए हुए श्वास के तरुण तेज से उद्दीप्त जाट युवकों का वीर दल था। स्त्रियों को देखते उसके सरदार ने कहा, माँ तुम लोग कहाँ जाओगी? अब फिरोजा और इरावती सामने खड़ी हो गई। सरदार ने घोड़े पर से उतरते हुए पूछा, फिरोजा यह तुम हो बहन? हाँ भाई बलराज, मैं हूँ और यह इरावती। पूरी बात जैसे ना सुनते हुए बलराज ने कहा, फिरोजा अहमद से युद्ध होगा। इस जंगल को पार करने पर तुर्क सेना जाटों का नाश कर देगी, इसलिए उन्हें यहीं रोकना होगा। तुम लोग इस समय कहाँ जाओगे? जहाँ कहो बलराज, अहमद की छाया से तो मुझे भी बचना है, फिरोजा ने अधीर होकर कहा, क्योंकि वो अहमद से नाराज हो गई थी। अहमद की पशुता को उसने देख लिया था। डरो मत फिरोजा, ये हिंदुस्तान है और हम हिंदुओं का धर्म युद्ध है, गुलाम बनने का भय नहीं। बलराज अभी यही कह रहा था कि सोच चौंक कर देखा, अच्छा वे लोग आ ही गए, समय नहीं है। बलराज दूसरे ही क्षण अपने घोड़े की पीठ पर था। अहमद की सेना सामने आ गई। बलराज को देखते चिल्ला कर कहा, बलराज
यह तुम ही हो? हाँ अहमद, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, अभी समय है। कहते कहते सदन सहसा उसकी दृष्टि फिरोजा और इरावती पे पड़ी। अहमद ने बलराज को देखते ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर उसकी दृष्टि तुरंत फिरोजा और इरावती पे पड़ी। उसने समस्त व्यवस्था भूलकर तुरंत लटकाड़ा, पकड़ लो इन औरतों को। और उसे लगा कि फिरोजा और इरावती उसे संदेह में छोड़ करके चली आई थी। उसी समय बलराज का भाला हिल गया। युद्ध का आरंभ था। बलराज को ये बात बर्दाश्त नहीं और उसका भाला हिल गया और तुर्की सेना और जाटों में युद्ध शुरू हो गया। जाटों की विजय के साथ युद्ध का अंत होने वाला था और इस युद्ध में चूंकि जाट बहुत शक्तिशाली थे, युद्ध का अंत होने वाला था। तभी एक नया परिवर्तन आया। दूसरी ओर से तुर्क सेना जाटों की पीठ पर थी और उधर से तुर्की सेना गजनी से आ गई थी, वो भी जाटों की पीठ पर थी। घायल बलराज का भीषण भाला अहमद की छाती में पार हो रहा था। पीछे से तुर्कों की सेना आ रही थी और घायल बलराज पूरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन उसने अपना भाला अहमद की छाती में डाल दिया। निराश जाटों की रण प्रतिज्ञा अपनी पूर्ति करा रही थी। जाट निराश हो गए थे, लेकिन उनकी रण प्रतिज्ञा, जो युद्ध भूमि में प्रतिज्ञा थी, वो पूरी हो रही थी। मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के सामने तिलक खड़े थे, सबके अस्त्र रुक गए, परंतु अहमद के प्राण ना रुके। फिरोजा उसके शव पर झुकी हुई रो रही थी और इरावती मूर्छित होकर बलराज का सिर अपनी गोद में ली हुई थी। अहमद बलराज के द्वारा मारा गया और फिरोजा उसके शव पर झुकी रो रही थी। इरावती मूर्छित और बलराज का सिर अपने गोद में ली थी। बलराज भी बुरी तरह घायल था। तिलक ने विस्मित होकर यह दृश्य देखा और तिलक आश्चर्यचकित होकर के इस दृश्य को देखा। बलराज ने जल का संकेत किया। इरावती के हाथों में तिलक ने जल का पात्र दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, इरावती अब मैं ना मरूंगा। और जब बलराज ने अपना सिर इरावती के गोद में देखा तो उसने इरावती से कहा कि मैं अब नहीं मरूंगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, इरावती? फिरोजा ने रोते हुए कहा, हाँ राजा साहब इरावती, मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुझे भूल गया था। तिलक ने विनीत स्वर में कहा और तिलक ने विनीत स्वर में, बहुत ही नम्र स्वर में कहा, मेरी बहन इरावती। भाई इरावती आगे वह कुछ न कर सके, उसका गला भर आया। उसने तिलक के पैर पकड़ लिए। उसने राजा तिलक के पैर पकड़ लिए और यहाँ पे भाई और बहन का मिलन हुआ, क्योंकि राजा तिलक इरावती का भाई था। बलराज जाटों का सरदार है, इरावती रानी। चनाब का यह प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो रहा है, किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वही समाधि बन गई और वहीं झाड़ू देती, फूल चढ़ाती और दीप जलाती। इस समाधि की वह आजीवन दासी बनी रही और अहमद की समाधि वही बनी, क्योंकि अहमद मृत्यु को प्राप्त हो गया था और फिरोजा मरने के बाद भी उसी समाधि के साथ रह गई। वहीं झाड़ू देती, दीप जलाती, फूल चढ़ाती और आजीवन वह अहमद नियाज़ुद्दीन की समाधि की भी दासी हो गई। इसके साथ ही इस कहानी पूरी होती है और इस कहानी में बहुत से दृश्य आए, बहुत सी चीज़ें आई, बहुत सी बातें हुई। आप इस कहानी को पुनः एक बार गद्य संकलन में पढ़ेंगे, वो बात तभी समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग फिर अभ्यास मस्तिका के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।